सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। दर्शकों, ब्लैक बॉक्स में आज हम बात करेंगे कैसी ही खौफनाक कुप्रथा के बारे में। ट्रिपल तलाक पर पाबंदी के बाद सुप्रीम कोर्ट कुछ और मुस्लिम प्रथाओं की प्रासंगिकता चेक करने के मूड में है। इनको चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विचार करने का सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से मन बना लिया है। अश्विनी उपाध्याय, नफीसा खान, समीना बेगम सहित 4 लोगों की याचिकाओं को 5 जजों की संविधान पीठ देखेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को नोटिस भी भेज दिया। ये प्रथाएं हैं बहु विवाह, हलाला, मुताह निकाह और मिस्यार निकाह। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि ये प्रथाएं हैं क्या और किस तरह से ये मुस्लिम समाज में औरतों की स्थिति पर असर डालती है। बहु विवाह, कभी कभी जरूरत अब जहालत एक से ज्यादा शादियों का चलन इस्लाम के उदय के वक्त से मौजूद है। हालांकि उस टाइम पे इसका मकसद पुरुषों की अय्याशियों को एंडोर्स करना नहीं बल्कि कुछ और था। ये वो दौर था, ये ऐसा दौर था जब कबीलाई संस्कृति का बोलाबाला था। आए दिन इलाकाई वर्चस्व की लड़ाइयाँ होती रहती थी। जाहिर है खून खराबा आम बात थी। अफरात में मर्द बिरादरी हलाक हुआ करती थी। आए दिन कोई ना कोई जंग छिड़ जाती थी और बड़ी संख्या में लोग मारे जाते थे। यूं मारे गए लोगों की बीबी बच्चे जो होते थे वो उस टाइम पे बेसहारा हो जाते थे। एक से अधिक शादियों की इजाजत होने के पीछे उन लावारिसों को छत और मयस्सर करवाने की भावना ही प्रबल थी। हमारे समाज में स्त्री बड़ी संख्या में आज भी पुरुषों पर आश्रित है। उस दौर में तो और भी बुरा हाल था। इस फ्रंट पर यूं बहु विवाह के जरिए स्त्रियों को एक आसरा मिल जाया करता था, जो कि उस दौर में सबसे बड़ी जरूरत थी। वक्त बदलता रहा, हालात बदलते रहे, लेकिन प्रथा नहीं बदली। अब बहु विवाह स्त्रियों के लिए राहत नहीं, अजाब है। बिना किसी ऑफिशियल सेपरेशन के मुस्लिम मर्द 4 शादियां तक कर सकते हैं, जो स्त्रियों के बेसिक अधिकारों में लगा हुआ पलिता है। आज एक से अधिक शादियां न सिर्फ पुरुषों की जिंदगी रंगीन करने का जरिया है, बल्कि स्त्रियों पर दबाव बनाए रखने में भी सहायक है। बहुविवाह की इजाजत कुरान भी देता है, लेकिन शर्तों के साथ। सबसे जरूरी शर्तें हैं कि आप अपनी सारी बीवियों से समान बर्ताव का वादा करें, और वादा खिलाफी तो इंसानी फितरत ही है। सो बहुविवाह में नाइंसाफियों का बोलाबाला रहता है। कुरान की इजाजत के बावजूद ऐसा नहीं है कि तमाम मुस्लिम मुल्क इसकी इजाजत देते हैं। तुर्की, अजरबैजान और ट्यूनीशिया जैसे मुल्कों में एक से अधिक शादियों की कानूनन मनाही है। कुछ मुल्कों में, जिनमें भी भारत भी शामिल है, महिलाओं के पास ये ऑप्शन रहता है कि वो अपने निकाहनामे में मर्द के दूसरी शादी ना करने का प्रावधान रखे। हालांकि ये प्रैक्टिस में नहीं दिखाई देता। ईरान और पाकिस्तान में पहली पत्नी से इजाजत के बिना दूसरी शादी नहीं की जा सकती। तो मलेशिया की अगर बात करें तो मलेशिया जैसे मुल्क में पहली पत्नी और सरकारी मान्यता प्राप्त धर्मगुरु दोनों से परमिशन लेनी पड़ती, तभी आप दूसरी शादी कर सकते हैं। बहरहाल आज की तारीख में बहु विवाह यकीनन एक खामखा ढोए जाने वाली हम प्रथा बोल सकते हैं, जिसका मर्द पूरी तरह से गलत फायदा उठाते हैं। हलाला का कलंक हमें देखने को मिलता है। हलाला यकीनन इस्लाम के माथे पर लगा सबसे बदनुमा दाग है। ये प्रथा ये तथ्य रेखांकित करती है कि औरतों की हैसियत मर्द की प्रॉपर्टी बनकर रहने तक ही सीमित है। बहुत टाइम से इस्लाम के अंदर से इस प्रथा की पूरी तरह उखाड़ के फेंक देने की बात जो थी लगातार चल रही थी, पर अफसोस यही है कि ऐसी आवाजों को कमजोर कर दिया गया। हलाला न सिर्फ अमानवीय प्रथा है, बल्कि स्त्रियों का सर्वोच्च अपमान भी है।
हलाला की नौबत तब आती है जब कोई कपल तलाक लेने के बाद फिर से शादी करने का सपना देखता हो या उसकी फिर से शादी करने की ख्वाहिश हो, भले ही दोनों मर्जी से कर रहे हो या फिर साथ रहना चाहते हो। कीमत सिर्फ औरत को यहाँ चुकानी पड़ती है। हलाला में दोबारा उसी शख्स से शादी करने के लिए एक खास प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। प्रक्रिया या प्रोसेस अगर हम बोले तो बहुत बोरिंग शब्द है। इससे वो ध्वनि निकलती है जिससे औरत के साथ होने वाले घिनौनेपन को सही सही ढंग से बयां किया जा सके। हलाला का केस कुछ यूं समझिए। मान लीजिए उदाहरण के लिए कि सलीम और सलमा शादीशुदा कपल हैं। किसी कारण से उनका तलाक हो जाता है। थोड़े समय बाद उन्हें फिर से एक साथ रहने का मन होने लगता है। अब वो फिर से शादी करना चाहते हैं। अब आप सोचेंगे कि क्या दिक्कत है, शौक से करें, उसी इंसान से तो शादी करना है। लेकिन नहीं, इतना आसान नहीं है। सलीम और सलमा सीधे सीधे शादी नहीं कर सकते। सलमा को हलाला से गुजरना होगा। उन दोनों को अगर शादी करनी है तो सलमा को इस प्रोसेस से गुजरना होगा, तभी वो ये शादी कर सकती है। जब सलमा किसी और आदमी से निकाह करके उससे भी तलाक ले ले, और हाँ, सिर्फ कागजी निकाह नहीं माने होगा, पति पत्नी के सारे कर्तव्य उन्हें निभाने होंगे। सीधे कहा जाए तो यहाँ पे जो सेक्सुअल प्रोसेस जो करना है वो मैंडेटरी है। उसके बिना हलाला यहाँ पे पूरा हो ही नहीं सकता। शारीरिक संबंध स्थापित करने के बाद दूसरा पति अपनी मर्जी से तलाक देगा। उसी के बाद सलमा और सलीम का निकाह पॉसिबल है। अब आपको समझ में आ गया होगा। आपने अगर निकाह फिल्म देखी है तो आप इस केस को पूरे तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि निकाह में हमने देखा कि एक तरफा अजाब जैसी सजा के पीछे कमजोर सा तर्क है, ऐसा जिससे समाज के पूरी तरह पुरुषवादी होने पर ही मोहर लगती है। तलाक को इस्लाम में नापसंदीदा काम करार दिया गया है। एक्सट्रीम कंडीशन में ही तलाक देने की परमिशन है। तलाक को खेल ना समझा जाए, इसलिए हलाला वजूद में आया। इसके पीछे आइडिया ये था कि पत्नी को एक रात के लिए ही सही किसी और के साथ शेयर करने के ख्याल से मुस्लिम मर्द डरा करेगा। जाहिर है छोटी छोटी बातों में तलाक की नौबत नहीं आएगी। ये बात लॉजिकल भले ही लगती हो, भयानक तौर से महिला विरोधी इससे यही बात उभर कर सामने आती है कि धर्म को औरत की भावनाओं से कोई सरोकार नहीं है, वो सिर्फ मर्द की सुविधा देखती है। कोई हैरानी नहीं कि इस जलील प्रथा का मुखर विरोध दुनिया भर में होता आया। अब हम बात करें मुताह निकाह की। मुताह का मतलब समझिए, मीनिंग समझिए। मुताह का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद, एंजॉयमेंट, मजा या प्लेजर। इसी एक बात से ये पता चलता है कि मुताह शादी का कितना बाहियात रूप है। महज मजे के लिए शादी। इस्लाम में वैश्यावृत्ति हराम है, जिस्म बेचने या खरीदने पर पाबंदी है। निकाह के अलावा किसी भी तरह का शारीरिक संबंध जिनाह माना जाता है, या फिर सिंपल वर्ड्स में कहे तो अवैध माना जाता है। ऐसे में मुताह निकाह और कुछ नहीं है, मजहब की हदों में रहते हुए बदफैली करने का उपाय ही प्रतीत होता है। मुताह निकाह को आसानी से समझा जाए तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। इसमें एक तयशुदा समय के लिए मेहर की एक मोटी रकम तय करके निकाह होता है। मेहर एडवांस में पे होता है। अनुबंध 3 दिन से लेकर कितने ही वक्फे का हो सकता है। एक बार मियाद तय होने के बाद उसे बदला नहीं जा सकता। मुताह का कॉन्ट्रैक्ट शाब्दिक या लिखित किसी भी रूप में हो सकता है। निकाह के वक्त दोनों लोगों को ये घोषित करना होता है कि ये एक मुताह निकाह है और वे इसकी तमाम शर्तों से वाकिफ है।
ये मुख्य रूप से शिया मुसलमानों में प्रचलित प्रथा है। आपको बता दें, मुस्लिम अगर ये मुख्य रूप से देखा जाए तो शिया मुसलमानों में प्रचलित प्रथा। मुस्लिम निकाह नामे का एक नमूना हम देख सकते हैं। अगर आप मुद्दाह निकाह कर रहे हैं तो उसके पीछे कुछ शर्तें होगी, जैसे कि पहली बात की लड़की पवित्र हो, उसका मुस्लिम होना यहाँ पे जरूरी है, या कम से कम अहले किताब हो, वो पहले से शादीशुदा ना हो। आपको बता दें, यहाँ पे ये भी शर्त है कि वो नाबालिग ना हो। दिलचस्प बात यह है कि तमाम शर्त औरतों के लिए ही है, यहाँ पे पुरुषों के लिए कुछ भी नहीं है। मर्द किसी भी उम्र का चलेगा, किसी भी रंग का चलेगा, किसी भी रूप का चलेगा, खेला खाया या कुवारा कैसा भी हो, मर्द कैसा भी चलेगा। लेकिन यहाँ पे महिलाओं के लिए कंडीशंस रखी गई है। अगर जब मुद्दाह निकाह में जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, कॉन्ट्रैक्ट की अवधि खत्म होने के बाद जो मुद्दाह निकाह होता है वो समाप्त हो जाता है। फिर आप कौन मैं कौन यहाँ पे ये नहीं चलता है। इसके बाद भी औरतों को छुट्टी नहीं है, उसको इद्दत पूरी करनी पड़ती है। इद्दत 4 महीने 10 दिन की उस मियाद का नाम है जिसमें औरत एकांतवास में किसी भी पुरुष की छाया से परे अपना टाइम स्पेंड करती है। इसके बाद ही वो किसी और से शादी के लिए लायक बन सकती है। मतलब मुद्दाह कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद भी यहाँ पे महिला को 4 महीने अकेले रहना पड़ता है, तब जाके वो किसी दूसरे पुरुष से शादी कर सकती है। मुद्दाह निकाह के इस्लामिक स्कॉलर भी आलोचना करते हैं, वो इसे हवस परस्ती का ही कानूनी तरीका मानते हैं। मुद्दाह निकाह की आलोचना एक और वजह से भी होती है कि वो इस निकाह के नतीजे से पैदा हुए बच्चों का सामाजिक स्टेटस बिना जायज निकाह के पैदा हुए बच्चों की सामाजिक स्वीकार्यता का रेट बहुत कम है। ऐसे बच्चे जीवन भर परेशान रहते हैं, मतलब क्योंकि उनको एक नाम नहीं मिल पाता। मुद्दाह निकाह यकीनन एक शर्मसार करने वाली प्रथा है। इसकी मुखालफत करती तमाम आवाजों की हौसला अफजाई होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे निकाह मस्यार की। सियाओं में प्रचलित मुद्दाह निकाह को सुन्नी मुसलमान हिकारत की नजर से देखते हैं। मतलब सारे मुसलमान इस तरीके की प्रथाओं का पालन नहीं करते हैं और वो सख्त नापसंद भी करते हैं। जो नहीं बताते वो ये कि उनके यहाँ भी इससे मिलती जुलती एक योजना है जिसका नाम है निकाह मस्यार। मुद्दाह और मस्यार में कुछ प्रावधान बिल्कुल हमको मिलते जुलते दिखेंगे। मस्यार निकाह का एक मतलब प्रवासी निकाह भी बताया जाता है। इसमें आदमी औरत की शादी तो होती है, लेकिन कुछ बेसिक चीजों की अनिवार्यता नहीं होती। एक नॉर्मल शादी का अभिन्न अंग माने जाते और कुछ अधिकार छोड़ दिए जाते हैं। मस्यार निकाह में साथ रहना जरूरी नहीं होता, मतलब इसमें दोनों अपनी अपनी जगह रहकर शादी में बने रह सकते हैं। सिर्फ जरूरत भर की मेल मुलाकात इस पे काफी होती है। आप समझ ही रहे होंगे कि हम क्या कह रहे हैं। इसके अलावा पत्नी अपने घर खर्च के पैसे का अधिकार त्यागती है तो पति पत्नी से हाउसकीपिंग करवाने के अधिकार पर पानी छोड़ता है। आपको बता दें, मुद्दाह और मस्यार निकाह में अरबी समाज की शिरकत सबसे अधिक देखने को मिलती है, क्योंकि सुन्नी समाज मस्यार निकाह की हिमायत में ये तर्क देता है कि ये व्यभिचार टालने में बड़ा सहायक है। लोग जिन्हा किए बगैर सेक्सुअल रिलेशनशिप्स में मुब्तला रह सकते हैं। एक हद तक ये बात सही भी है। एक तरह से लिव इन रिलेशनशिप का ही अल्ट्रा मॉडर्न और संस्करण ये मस्यार जो निकाह है वो लगता है, जहाँ साथ रहना भी जरूरी नहीं है, इसमें कोई टाइम फ्रेम भी नहीं होता। मस्यार निकाह जब तक दोनों की मर्जी हो जारी रहता है, दोनों की मर्जी खत्म विवाह खत्म। हालांकि इस शादी में भी वो तमाम खामियां हैं जो मुद्दाह निकाह में है।
इसमें भी जो दुष्परिणाम सामने आते हैं वो सिर्फ औरतों को ही भुगतने पड़ते हैं। जो यहाँ पे पुरुष होता है वो आसानी से मूव ऑन कर जाते हैं। सामाजिक स्वीकार्यता का बड़ा मसला औरत तमाम जिंदगी फेस करती रहती है। सुप्रीम कोर्ट की दखलंदाजी के बाद यह उम्मीद बढ़ रही है कि इनमें से कुछ प्रथाएं बंद करने की तरफ कुछ तो कदम बढ़ाया जाएगा। ये जरूरी भी है। इनमें से कुछ प्रथाएं बेहद गैर जरूरी हैं, तो कुछ मनुष्यता पर कलंक है। जितनी जल्दी मुस्लिम कौन जो है उससे छुटकारा पाले बेहतर है। इसी विवाद से जुड़ा एक किस्सा हम आपको बताते हैं। बादशाह शाहजहां के बड़े बेटे दारा शिकोह का दिल दरबार में नाचने वाली एक हिंदू नर्तकी राना ए पर दिल आ गया, और इस कदर आ गया कि वो केवल उसी के बारे में दिन रात तो सोचा करते थे। उसके प्यार में वो पागल हो चुके थे। हालांकि शुरू में राना ने उसके प्यार को कोई तवज्जो नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे ये लगने लगा कि दारा शिकोह उसे पाने के लिए बेचैन है। शाहजहां किसी भी हालत में इन दोनों के मिलन के पक्ष में नहीं थे, वो उन दोनों के खिलाफ थे। उसने सारे जतन कर लिए कि दारा अपनी इस माशूका को भूल जाए। वही राना की कड़ी शर्त थी कि वो तभी उसके साथ किसी भी तरह से शारीरिक बंधन में बंधेगी जब वो उससे शादी करे। जब शाहजहां को लगा कि दारा शिकोह को राना से दूर नहीं किया जा सकता, तब उसने मन मारकर उसे राना के साथ शादी करने की अनुमति दे दी। लेकिन शाहजहां की भी शर्त यह थी कि ये विवाह केवल मुताह विवाह होगा। उस समय तक दारा की बीवी नदीरा बेगम जिंदा थी, और सबसे बड़ी बात यह भी थी कि दारा जिस युवती को अपनी रानी बनाना चाहता था वो हिंदू थी। खैर, दारा और राना का विवाह तो हुआ, लेकिन यह विवाह मुताह विवाह ही हुआ। इस विवाह के बाद राना को पत्नी नहीं बल्कि उपपत्नी का दर्जा दिया गया, जो दारा की मौत तक बरकरार रहा। इस तरह के विवाह मुगल इतिहास में कई बार हुए, जो कुल मिलाकर शारीरिक सुख और आनंद के लिए ही किए जाते हैं। उन्हें आनंद देने वाला विवाह ही माना जाता है। इस्लाम में मुता विवाह एक निश्चित अवधि के लिए किया जाने वाला विवाह है। इसे निकाह या मुताह निकाह कहते हैं। मुता शब्द का अर्थ है, जैसे कि हमने बताया था पहले भी, आनंद। ये विवाह केवल यौन सुख के लिए ही होता है। मुता विवाह की अवधारणा को शिया संप्रदाय मुस्लिम कानून में मान्यता हासिल है, लेकिन सुन्नी कानून इसे मान्यता नहीं देता है। सुन्नियों ने इसे धार्मिक आड़ में लपट कृत्य की जो बात है वो करार दी गई। मुता विवाह के नियम बता दे। दोनों पक्ष को यौवन की आयु प्राप्त करनी चाहिए जो कि 15 वर्ष से अधिक हो। ये एक निजी और मौखिक अस्थायी विवाह अनुबंध है। विवाह की अवधि और महर पहले से तय होनी चाहिए और दोनों को इस पर सहमत होना चाहिए। निकाहनामा में समय अवधि और महर का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए। रिश्ते पर पहले से सहमति होनी चाहिए। महिला को जो वित्तीय मुआवजा है वो भी मिलना चाहिए। विवाह की अवधि 1 दिन, 1 महीना या 1 वर्ष या वर्षों की अवधि के लिए हो सकते हैं। मुता पत्नियों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। मुता विवाह में पूर्ण पत्नी का दर्जा भी नहीं मिलता है। अगर आपको अपना मुता विवाह रद्द करना है तो आप किन कारणों से रद्द कर सकते हैं? पहला, विवाह की अगर आपकी अवधि पूरी हो गई है तो आप इसको खत्म कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप में से किसी एक पक्ष की मृत्यु हो जाती है, मौत हो जाती है, तो आप इसको रद्द कर सकते हैं। मुता विवाह की अवधि पूरी होने के बाद भी महिला का जीवन सामान्य नहीं हो पाता। आपको बता दें, अगर ऐसे विवाह में बच्चे होते हैं तो क्या होता है? ऐसे विवाह से पैदा हुए बच्चे वैध होते हैं। उन्हें माता पिता दोनों की संपत्तियों को प्राप्त करने का अधिकार होता है। पति पत्नी को विरासत का कोई पारस्परिक अधिकार नहीं है। मुता पत्नी पर्सनल लॉ के तहत भरण पोषण का दावा करने की हकदार भी नहीं होती। अगर पति साथ रहता है तो पत्नी पूरा मेहर पाने की हकदार है, लेकिन अगर नहीं रहता तो पत्नी आधा मेहर पाने की हकदार है।
मुता विवाह के अंतर्गत तलाक को मान्यता नहीं दी जाती है। मुता विवाह को निम्नलिखित कारणों से आप समाप्त कर सकते हैं। समयावधि की समाप्ति, किसी एक पक्ष का मरना। मुता विवाह ऐसी स्थिति है जहां इस्लाम के नियमों में ढील दी जाती है। मुता की अनुमति अधिकांश सुन्नी विद्वानों द्वारा तर्क दिया गया कि इस प्रथा को पैगंबर द्वारा खत्म कर दिया गया था। दूसरी ओर 12वें शिया विद्वानों का दावा है कि मुता को पैगंबर द्वारा अनुमोदित किया गया था। कुछ विद्वानों ने वैध वैश्यावृत्ति भी बताया है। अगर देखा जाए तो कौन लोग ये विवाह करते हैं? ऐतिहासिक तौर पर अगर देखा जाए तो ऐसे विवाह बादशाह, सुल्तान, उनके परिवारों में पुरुष ज्यादा करते थे। दूर दूर जाने वाले और लंबी अवधि के लिए बाहर रहने वाले व्यापारी भी ऐसे विवाह करते थे। इसका उपयोग मुख्य रूप से उन लोगों द्वारा किया जाता था जो अपनी पत्नी के साथ घर पर नहीं रह सकते थे और अधिक यात्राएं करते थे। उदाहरण के लिए एक यात्रा करने वाला व्यापारी किसी शहर में जब पहुंचता था और कुछ महीनों के लिए रुकता था तो वो वहां इस तरह का मुता विवाह कर सकता था। जब वह अगले शहर के लिए रवाना होता था तो ये विवाह वो खत्म करके जाता था। मतलब वो एक अवधि सेट कर लेता था कि मुझे इतने महीने या इतने हफ्ते या इतने वर्ष इस शहर में रहना है तो मैं मुता निकाह करूंगा। जैसे ही वो किसी और दूसरे शहर में जाता तो वो अपने जो मुता निकाह है उसको समाप्त कर देता। तो दर्शकों, मुस्लिम समुदाय में भी ऐसी एक कुप्रथा है जिसके बारे में हमने आप सभी को बताया। ऐसी कुप्रथा जो वाकई में खौफनाक है और इसमें सबसे ज्यादा जो दुर्दशा होती है वो महिलाओं की होती है। ब्लैक बॉक्स के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।